नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एनसीईआरटी सीरीज में एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 11वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान की जो कि राजनीतिक सिद्धांत नामक पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, अभी तक इस पुस्तक के हम 5 अध्याय अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और पांचों अध्यायों से संबंधित जो वीडियो है वह चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। और आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को विजिट करें और अन्य 5 वीडियो देखें और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ आने वाली है। दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांतों की जो हमारी बुक है वह राजनीति के विभिन्न जो अवधारणाएं हैं, जैसे स्वतंत्रता, अधिकार, इन सब चीज़ों को बहुत ब्रॉड वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, इसको एक नए तरीके से कनेक्टिविटी के साथ जो हमारा परंपरागत जो मटेरियल है उसको हम करंट के साथ रिलेट करके उदाहरणों के साथ चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, जो कि ये तरीका आप सबके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो रहा है और आप सबका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस पर मिल रहा है। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों नागरिकता की। और नागरिकता सिटीजनशिप होता है। और सिटीजनशिप दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने से कितने तक दिया गया है, ये हमारे संविधान के अंदर प्रावधान है। ये आप लोग सोचिए जरा। तब तक मैं बता देता हूँ कि 5 से 11 तक जो हमारा आर्टिकल है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 से 11 तक वह भारतीय नागरिकता के संबंध में बात करता है। और दोस्तों, ये रही हमारे संविधान के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान। लेकिन अभी हम थोड़ा नागरिकता को एक बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर को समझने के बाद, इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को जो नागरिकता के संबंध में उसको अच्छे से समझने की स्थिति में आ जाएंगे। तो आइए विस्तार से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम अपनी बात नागरिकता की सुप्रसिद्ध परिभाषा से शुरू करें कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता होती है। तो नागरिकता के संबंध में आप इतना समझ सकते हैं कि जो नागरिकता होती है वह एक राजनीतिक समुदाय की एक पूर्ण और समान सदस्यता होती है। एक राजनीतिक समुदाय के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को पूर्ण और समान नागरिकता दी जाती है। दोस्तों, इस अध्याय के अंदर हम छानबीन करेंगे कि आज नागरिकता का सही अर्थ जो है वह क्या है, और इसके बाद हम उन बहसों और संघर्षों पर दृष्टिपात करेंगे जो पूर्ण और समान सदस्यता की व्याख्या के संदर्भ में चल रहे हैं। दोस्तों, अगले परिच्छेद के अंदर नागरिक और राष्ट्र के बीच संबंध, विभिन्न देशों में स्वीकृत नागरिकता की कसौटी पर हम लोग चर्चा करेंगे। नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निहितार्थ है कि नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए। क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लिया जाना चाहिए। ऐसी हालत में तमाम जो राष्ट्रविहीन लोग हैं, जैसे आप राष्ट्रविहीन लोगों में आप रोहिंग्या को ले सकते हैं, जो कि एक रोहिंग्या साउथ, ये अपना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा जो है कि एक शरणार्थी समुदाय है। और कुर्द ले सकते हैं आप, जो कि ईरान और टर्किश बॉर्डर के आसपास रहते हैं। कुर्द वो भी राष्ट्रविहीन लोग हैं जिनका अपना कोई राष्ट्र नहीं है। कोई भी राष्ट्र उन्हें अपने नागरिक के तौर पे पहचान नहीं देता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि हम उन तमाम राष्ट्रविहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे, इस मुद्दे पर बात के परिच्छेद में विचार किया जाएगा। आखिरी परिच्छेद में हम वैश्विक नागरिकता के मुद्दे पर विचार करेंगे और इसका अस्तित्व है कि क्या यह राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकता है वैश्विक नागरिकता। तो दोस्तों, जब आप इस अध्याय को पढ़ चुके होंगे तो आप देखिए नागरिकता के अर्थ की सही व्याख्या करने में आप समर्थ हो जाएंगे। दूसरा, आप आज जिन क्षेत्रों में इस अर्थ को विस्तार दिया जा रहा है या चुनौती दी जा रही है, उनमें से कुछ पर विचार करने में समर्थ आप हो जाएंगे। तो इस जो चैप्टर का मोटिव है वो यही है कि आपकी नागरिकता के संबंध में एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि अब नागरिकता होती क्या है। अब नागरिकता के संबंध में हम थोड़ी सी भूमिका पे बात करेंगे। नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है। यानी कि आपने समझा कि जो नागरिकता होती है वह एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता
होती है, यानी कि एक देश के जो समस्त नागरिक हैं उस देश के जो मतलब उस देश के जो मूल निवासी हैं या जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वह नागरिक हैं उस देश के, एक इसको राजनीतिक स्वीकृति या वैधता प्राप्त होती है। दोस्तों किसी देश में दूसरे देशों के लोग भी रह सकते हैं, लेकिन उनको हम शरणार्थी या फिर नॉन रेजिडेंट बोल सकते हैं, जो कि अनिवासी हैं, जो यहाँ नहीं रहते, किसी अस्थायी कामकाज के जो है उद्देश्य से यहाँ रह रहे हैं, उनको भी हम नागरिक बोल सकते हैं। लेकिन उस देश की या उस राजनीतिक वैधता उनको नहीं प्राप्त होगी, वो किसी और देश की परिधि में नागरिक कंसीडर किए जाएंगे। तो दोस्तों समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए। दोस्तों नागरिकता के साथ साथ सिर्फ नागरिकता नहीं आती, कुछ क्या आते हैं, अधिकार भी नागरिकता के साथ साथ राज्य उनको देता है। इसलिए हम संबद्ध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन नागरिक मानते हैं। दोस्तों अब तक आप समझ गए होंगे कि नागरिकता का अर्थ आखिर होता क्या है और नागरिकता किस चिड़िया का नाम होता है। तो हम नागरिक जर्मनी के हो सकते हैं, जापान के हो सकते हैं, भारत के हो सकते हैं, अमेरिका के हो सकते हैं, या फिर दुनिया के किसी अन्य देश के नागरिक हो सकते हैं। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं। तो जो राष्ट्र होता है या जिस देश के वे नागरिक होते हैं, वह राष्ट्र ये सुनिश्चित करता है कि वो कहीं भी अबाध रूप से आवाजाही कर सकते हैं या फिर जहां पर उनको सुरक्षा और सहयोग देश द्वारा प्रदान किया जाएगा। दोस्तों किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का महत्व तब हमें ठीक ठीक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो नागरिकता मतलब एक सिंपल सा थॉट हमें समझ में आता है कि हाँ हम फला देश के नागरिक हैं, वहाँ पे हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं, हमारी स्वतंत्रता है वहाँ पे, या हमें उस राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की भी स्वतंत्रता या अधिकार दिए गए हैं। तो हम नागरिकता को एक बहुत ही छोटी चीज़ समझते हैं कि ये तो हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन जब दोस्तों नागरिकता और अच्छे तरीके से आपको तब समझ में आती ही है जब हम बात करते हैं शरणार्थियों की और अवैध प्रवासियों की। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में एक एक तबका ऐसा भी है या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई भी राष्ट्र अपने नागरिक के तौर पर कंसीडर नहीं करता। जैसे कि हमने पहले ही उदाहरण दिया, कुर्द, रोहिंग्या या फिर जो कुछ और शरणार्थी दुनिया के अंदर अभी भी रह रहे हैं। ठीक है, और शरणार्थी दोस्तों कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको बस एक मानवीय जो संगठन होते हैं वही उनको मेडिकल, भोजन या इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। बाकी उन्हें किसी भी देश में अधिकार नहीं है कि वे वोट दे सकें, वोटिंग राइट्स नहीं है, या फिर कोई अपने मन के फैसले लेने की उनकी आज़ादी उनके पास नहीं है। बस उनके पास आजीविका का और रहन सहन का इतना संकट है कि वो जीवन को एक विभिन्न जो दृष्टिकोण के साथ देखने की बेचारे कोशिश भी नहीं कर पाते। तो इस सेंस में कम से कम आपके पास एक राजनीतिक परिधि तो है, आपके पास एक भूमि तो है जिसको आप अपना कह सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि नागरिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जब हम किसी देश के नागरिक होते हैं तो वह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उन्हें कोई राष्ट्र, जो शरणार्थी या अवैध प्रवासी होते हैं, उन्हें कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार क्या है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि हमारे पास तो जनसंख्या पहले से ही इतनी है, लेकिन और भी लोग आ जाएंगे तो हमारे संसाधनों पर, हमारे जो देश के नेचुरल रिसोर्सेज हैं या रिसोर्सेज जो भी हमने बनाए हैं उस पर एक जनसंख्या का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसलिए कोई भी राष्ट्र शरणार्थियों या अवैध प्रवासियों को अपने देश की नागरिकता देने से हिचकिचाता है। ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता और वे आम तौर पर असुरक्षित हालात में जीवन यापन करते हैं। मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उनके लिए ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वे संघर्ष करने को तैयार हैं, जैसा कि आज हम मध्य पूर्व के मामले में देख रहे हैं। मध्य पूर्व दोस्तों दुनिया का जो सऊदी अरब, ईरान, इराक जो खाड़ी देश हैं उसको हम मध्य पूर्व के रूप में कंसीडर करते हैं, जिसमें आपका टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, ईरान
कुवैत, ये सब देश आते हैं। तो यहाँ पर जो एक बड़ी आबादी है जिसको हम दोस्तों कुर्द बोलते हैं, तो कुर्द यहाँ पर एक शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और दर बदर भटक रहे हैं और कई हिंसक गतिविधियों में देशों द्वारा वे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और नागरिकों को दोस्तों प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि देखिए कई देशों में लोकतंत्र होता है, कई देशों में राजतंत्र होता है, या कई देशों में लोकतंत्र की विभिन्न प्रणालियां अपनाई जाती हैं। तो हर एक देश के परिप्रेक्ष्य में जो नागरिकता है और नागरिकों के प्रदत्त जो अधिकार हैं उनकी व्याख्याएं अलग अलग होती हैं। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्टिन लूथर किंग को समझेंगे और फिर थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है नागरिकता के संबंध में। दोस्तों 1950 का दशक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनेक दक्षिणी राज्यों में काली और गोरी आबादी के बीच बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा है। यानी कि 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो अनेक दक्षिणी राज्य हैं वहां पर गोरी और काली यानी कि रेसिज्म जो है उस समय बहुत ज्यादा था और इसको लेकर के नागरिक आंदोलन बहुत तेज हो रहे थे। 50 के दशक की बात चल रही है। इस तरह की विषमताएं इन राज्यों द्वारा पृथक्करण कानून के नाम से चर्चित ऐसे कानूनों के जरिए पोषित होती थी जिनसे काले लोगों को अनेक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता था। उन कानूनों के ने विभिन्न नागरिक सुविधाओं जैसे रेल, बस, रंगशाला, आवास, होटल, रेस्टोरेंट आदि में गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित कर रखे थे। इन कानूनों के कारण काले और गोरे बच्चों के स्कूल भी अलग अलग हुआ करते थे। तो दोस्तों उस समय में क्या था, विभिन्न राज्यों द्वारा पृथक्करण यानी कि अलग अलग करने के कानून बनाए गए थे, जिसमें काले बच्चों को अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता था, गोरे बच्चों को अलग तरीके से। वहां पर क्या नस्लीय भेदभाव इसको हम कह सकते हैं। जब काले और गोरे रंग के आधार पर भेदभाव किया जाए तो इसको रंगभेद या नस्लीय भेद आप कह सकते हैं। तो अमेरिका या अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट था उन राज्यों में काले गोरे का जो भेदभाव था वो 50 के दशक क्या उससे पहले भी था और आज भी कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं इस संबंध में देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो पृथक्करण कानून थे उन कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलनों में एक व्यक्ति हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि अग्रणी नेता इन आंदोलनों के हुआ करते थे। मार्टिन लूथर किंग एक ब्लैक व्यक्ति थे और उन्होंने ब्लैक्स के अधिकारों को लेकर के बहुत बड़े आंदोलन चलाए, उनके लिए काफी संघर्ष किया। दोस्तों मार्टिन लूथर किंग ने अनेक अकाट्य तर्क दिए इसके खिलाफ। उनका पहला तर्क था कि आत्मगौरव व आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति वर्ण का मनुष्य लगभग बराबर होता है। दूसरा, किंग ने कहा कि पृथक्करण राजनीति के चेहरे पर सामाजिक कोड की तरह है, क्योंकि यह उन लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देता है जो ऐसे कानूनों के शिकार होते हैं। यानी कि जो पृथक्करण कानून के शिकार होते हैं उन व्यक्तियों को इस तरह की जो व्यवस्था होती है उन्हें गहरे मनोवैज्ञानिक जो मेंटल तौर पे उन्हें तोड़ देने वाला एक पेन देता है। किंग ने दलील दी कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को कम करती है। वे इसे उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। गोरे समुदाय ने अदालत के निर्देशानुसार कुछ सामुदायिक उद्यानों में काले लोगों को प्रवेश की इजाजत देने के बजाय उन्हें बंद करने का फैसला लिया। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो पृथक्करण कानून था उस कानून को गोरे समुदाय ने जीवन की गुणवत्ता को कम किया। कैसे, इसमें एक उदाहरण ये आया कि जो गोरे समुदाय के लोग थे उस समय अदालत ने ये फैसला सुनाया कि सभी को सार्वजनिक स्थलों पर जाने का हक है, लेकिन गोरे समुदाय ने अदालत के निर्देश के अनुसार कुछ जो उद्यान थे उनको क्या किया कि काले लोगों को प्रवेश की इजाजत देने के लिए अदालत ने कहा था, लेकिन उन्होंने उन उद्यानों को काले लोगों के लिए बैन कर दिया। इस तरह बेसबॉल की टीमें जो है वो टूट गई, क्योंकि अधिकारी काले खिलाड़ियों को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। और तीसरी बात थी, पृथक्करण कानून लोगों के बीच कृत्रिम सीमाएं खींचने का काम करता और उन्हें देश के व्यापक हित के लिए एक दूसरे का सहयोग करने से रोकते। इस कारण से किंग ने एक बहस छेड़ी कि उन कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों मार्टिन लूथर किंग ने
पृथक्करण कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान किया और उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। जो मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे दोस्तों, उनको ब्लैक्स का गांधी भी कहा जाता है, ब्लैक्स का गांधी भी कहते हैं, और इन्हें जो है शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। क्योंकि गांधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने किस चीज पर बल दिया था? हिंसा न करने पर, अहिंसा पर इन्होंने बल दिया था। दोस्तों, इन बॉक्सेस के अंदर, जो बुक के अंदर बॉक्सेस दिए होते हैं, उनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं छुपी होती हैं, और इनको डिस्कस करने से लेसन का जो कोर है, क्रक्स है, वो हमें समझ में आ जाता है। तो आइए नागरिकता, समान अधिकार और समानता और अधिकार के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोपड़ियों में रहने वालों के अधिकारों के बारे में समाज कर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका, ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। किसने दिया फैसला? सर्वोच्च न्यायालय ने, जो हमारा इंडिया का अपेक्स कोर्ट है, उसने मुंबई में जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, उनके अधिकारियों के लिए लड़ रही एक सामाजिक कार्यकर्ता थी ओल्गा टेलिस, उनके लिए जो है कि वो लड़ रही थी, और बनाम थे बंबई नगर निगम। उनके झोपड़ियों को बंबई नगर निगम द्वारा हटाया जा रहा था, इसलिए जो है ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम हुआ। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का 1985 में फैसला क्या आता है? याचिका ने कार्यस्थल के निकट रहने की वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण फुटपाथ और झोपड़ियों में रहने के अधिकार का दावा किया था। अगर यहाँ रहने वालों को हटने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें आजीविका भी गंवानी पड़ेगी। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की धारा 21 में जीने की अधिकार की गारंटी दी गई है, जिससे आजीविका का अधिकार शामिल है। इसलिए अगर फुटपाथ वासियों को बेदखल करना हो तो उन्हें आश्रय के अधिकार के तहत पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए या कराई जानी होगी। ये किसका फैसला था? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर झुग्गी झोपड़ियां वहां से आपको हटानी है तो आपको पहले उन लोगों को रहने के लिए एक वैकल्पिक जगह मुहैया करानी होगी। दोस्तों, अब आइए हम चर्चा करते हैं नागरिक और राष्ट्र की। दोस्तों, राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। राष्ट्र का दावा किसने सर्वप्रथम किया था? 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। क्या? राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकता के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा। दोस्तों, राष्ट्र राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र का नहीं बल्कि एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती हैं। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा और कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों में व्यक्त किया जा सकता है। अधिकतर दोस्तों आधुनिक राज्य अपने में विभिन्न धर्मों, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को शामिल करते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की पहचान, राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को ऐसी राजनीतिक पहचान देने की कल्पना होती है जिसमें राज्य के सभी सदस्य भागीदार हो सके, यानी कि एक इक्वल पहचान देने की बात यहाँ पर की जाती है राष्ट्र द्वारा, जिसमें विकास में राष्ट्र के सभी नागरिक भागीदार बन सके। लोकतांत्रिक देश आमतौर पर अपनी पहचान इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि वह यथासंभव समावेशी हो, यानी जो सभी राष्ट्रों को, नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता हो। लेकिन व्यवहार में अधिकतर देश अपनी पहचान को इस तरह परिभाषित करने की ओर अग्रसर हैं जो कुछ नागरिकों के लिए राष्ट्र के साथ अपनी पहचान कायम करना अन्यों की तुलना में आसान बनाता है। यह राष्ट्रसत्ता के लिए भी अन्य की तुलना में कुछ लोगों को नागरिकता देना आसान कर देता है। यह अप्रवासियों का देश होने का गौरवान्वित होने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में वैसे ही सच है जैसे कि किसी अन्य देश के बारे में। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको हम अप्रवासियों का देश
कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर दुनिया के जो बेस्ट माइंड होते हैं वहाँ पर रहते हैं, और पूंजीवाद है, प्रतिस्पर्धा है, इसलिए वहाँ पर बेस्ट लोगों को जो आगे किया जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। वह यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं बल्कि उत्तर अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों से आए नागरिकों को भी अपने में शामिल करता है। संस्कृति और भाषा इसकी राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन के सार्वजनिक पहलुओं में इस फ्रांसीसी भाषा संस्कृति से आत्मसात हो जाएं। हाँ, वे अपने निजी जीवन में अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं और रिवाजों को बनाए रख सकते हैं। तो फ्रांस क्या कहता है? कि फ्रांस कहता है कि आप ऊपरी तौर पर फ्रांसीसी संस्कृति और भाषा को आत्मसात कर दें, लेकिन निजी तौर पे आप जो अपनी मूल पहचान है या व्यक्तिगत जो आस्थाएं हैं, रीति रिवाज है, आप उनको बनाए रख सकते हैं। इसकी आपको पूरी आज़ादी दी गई है। दोस्तों, भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य कहता है। स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र, संस्कृति के लोगों को आपस में जोड़ने के कृतसंकल्प प्रयास किए गए। यह सही है कि जब मुस्लिम लीग से विवाद नहीं सुलझाया जा सका, तब सन 1947 में देश का विभाजन हुआ, लेकिन इसने उस राष्ट्र राज्य के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कायम रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के निश्चय को और मजबूत किया, जिसके निर्माण के लिए वे प्रतिबद्ध थे। यह निश्चय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों, भारत जो है क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है और लोकतांत्रिक राष्ट्र स्वयं को कहता है। और धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक बड़ी बहस हम लोग और करेंगे। इसके नेक्स्ट जो क्लास आएगी वह शायद धर्मनिरपेक्षता की है, और धर्मनिरपेक्षता के संबंध में थोड़ी सी हम बड़ी चर्चा और ज़्यादा करके देखेंगे। और फिलहाल भारत के संबंध में ये बात लागू होती कि भारत स्वयं को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र कहता है, और जहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति और भाषा के लोग अपने आप को जोड़कर कृतसंकल्प रहने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख भारतीय संविधान के दूसरे भाग संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ। संविधान ने नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया। भारत में वंश, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, आपके पीटी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण या किसी भूक्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। तो भारत में नागरिकता किस तरह से हासिल की जा सकती है? या तो फिर आपका जन्म हुआ हो, या आपकी वंश परंपरा हो इस देश में, या फिर आपका पंजीकरण हो के नागरिकता प्राप्त की गई हो, या देशीकरण हुआ हो, या किसी भू राज्य क्षेत्र के भारतीय राज्य में मिल जाने से आपको नागरिकता मिले। तो ये 5 आधार आप लोग तैयार रखना। ये आपसे प्रीलिम्स के एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, और मुख्य परीक्षा के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार और दायित्व दर्ज हैं। यह प्रावधान भी है कि राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। हालांकि इस तरह के समावेशी प्रावधानों ने भी संघर्ष और विवादों को जन्म दिया। महिला आंदोलन, दलित आंदोलन और विकास योजनाओं में विस्थापित लोगों का संघर्ष ऐसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे संघर्षों के कुछ नमूने हैं जो मानते हैं कि उनकी नागरिकता को पूर्ण अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। दोस्तों, भारत के अंदर कोई भी देश हो जहाँ आज़ादी होगी, चीज़ें होंगी, तो कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट जो है वो होते रहते हैं। दोस्तों, भारत के अनुभव से संकेत मिलते हैं कि किसी देश में लोकतांत्रिक नागरिकता एक परियोजना, लक्ष्य सिद्धि का एक आदर्श है। जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे नित्य नए मुद्दे उठाए जाते रहते हैं, और उनमें तो जो है थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी बनी रहती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सार्वभौमिक नागरिकता को लेकर के। देखते हैं सार्वभौमिक नागरिकता होती क्या है। दोस्तों, जब हम शरणार्थियों और अवैध अप्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो मन में अनेक छवियां उभरती हैं। उनमें एशिया और अफ्रीका के
ऐसे लोगों की छवि हो सकती है जिन्होंने यूरोप या अमेरिका में चोरी छिपे घुसने के लिए दलाल को पैसे का भुगतान किया हो, जिसमें जोखिम बहुत है लेकिन वे प्रयास में तत्पर दिखते हैं। एक अन्य छवि एक होती है युद्ध या अकाल से जो है विस्थापित होते हैं लोग, उनकी हो सकती है। इस तरह की छवियां अक्सर टेलीविजन पर हमें दिखाई जाती है। सूडान का एक क्षेत्र है डरफर या डायफूर भी उसको बोलते हैं। उस क्षेत्र में शरणार्थी फिलिस्तीनी, बर्मी या बांग्लादेशी शरणार्थी जैसे अन्य कई उदाहरण हैं। ये सूडान वाला अलग क्षेत्र का उदाहरण है और फिलिस्तीन सूडान से अलग है। आप लोग याद रखना, वो अलग देश है। फिलिस्तीन इजराइल का अपना डिस्प्यूट चलता रहता है। पहले इजराइल फिलिस्तीन हुआ करता था लेकिन फिर धीरे धीरे इजराइल ने फिलिस्तीन की भूमि कब्जा कर लिया। बर्मा आपकी म्यांमार में उत्तर पूर्व में पड़ोसी देश म्यांमार की बात चल रही है। और बांग्लादेश भी आपका पूर्व का एक खास निकट पड़ोसी है जो कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जन्मा एक नवीनतम देश है। दोस्तों ये सभी ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश या पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किए गए हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सब को उपलब्ध होना चाहिए जो सामान्यतया उस देश में रहते हैं और काम करते हैं या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। यूँ हम ऐसा मानते हैं कि जो सामान्यतया उस देश में रहते हों, काम करते हों या नागरिकता के लिए क्या किया हो, आवेदन किया हो। यूँ अनेक देश वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करते हैं लेकिन नागरिकता देने की शर्त भी निर्धारित करते हैं। सभी देश वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन तो करते हैं लेकिन नागरिकता देने की शर्त भी निर्धारित करने की बात देश करते हैं। ऐसे आमतौर पर देश के संविधान में, कानूनों में लिखी होती है और अवांछित आगंतुकों को नागरिकता से बाहर रखने की राजसत्ताएं उसमें अपनी ताकत का प्रयोग भी करती हैं। दोस्तों हालांकि आज प्रतिबंध, दीवार और बाण लगाने के बावजूद दुनिया में बड़े पैमाने पर लोगों का देशांतरण हो रहा है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में लोग जा रहे हैं। युद्ध, उत्पीड़न, अकाल, अन्य अनेक कारण लोग इन सब कारणों से क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, डिप्लेस्ड हो रहे हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता और वे घर नहीं लौट सकते तो वे राज्य विहीन शरणार्थी हो जाते हैं। जो लोग दोस्तों युद्ध या उत्पीड़न या अकाल से पीड़ित हैं, अगर उन्हें कोई भी देश अपने नागरिक के तौर पर नहीं लेता अपने देश के भौगोलिक सीमा के अंदर, तो वे लोग क्या कहे जा सकते हैं, राज्य विहीन शरणार्थी। वे शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर किए जाते हैं। अक्सर वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते। अब सोचिए शरणार्थियों को क्या क्या समस्या होती है। काम नहीं कर सकते कानूनी तौर पर, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, संपत्ति तो बिल्कुल अर्जित नहीं कर सकते। समस्याएं इतनी विकराल हैं कि जो यूनाइटेड नेशन ने शरणार्थियों की जांच करने और मदद करने के लिए उच्चायुक्त तक नियुक्त किया है। दोस्तों नागरिक के रूप में कितने लोग अंगीकार किया जा सकता है, इस पर सवाल पर जो फैसला करना अनेक देशों के लिए क्या है, कठिन मानवीय और राजनीतिक समस्या बनी हुई है कि सवाल ये है कि आखिर कितने लोगों को एक देश की नागरिकता मिले या नागरिक के रूप में कौन सा देश कितने लोगों को अंगीकार करे। ये भी अपने आप में एक बड़ा फैसला है, बड़ा सवाल है। अनेक देशों में युद्ध, उत्पीड़न से पलायन करने वाले लोगों को अंगीकार करने की नीति है लेकिन वे लोगों को अनियंत्रित भीड़-भाड़ स्वीकार करना या सुरक्षा के संदर्भ में देश को जोखिम में डालना नहीं चाहते हैं। दोस्तों भारत उत्पीड़ित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने पर गर्व करता है। ऐसा भारत ने 1959 में किसको, दलाई लामा को, जो कि तिब्बती शरणार्थी हैं, जो कि भारत में रहते हैं। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तिब्बत को युद्ध करके जीता, चीन ने कब्जा किया, तो युद्ध क्या करेगा, युद्ध करने के लिए तो कोई अपोनेंट आर्मी होनी चाहिए। लेकिन चीन ने अपनी आर्मी के दम पे जो तिब्बती लोग थे वहाँ पर उस भूमि से भगा करके जो है उस पर कब्जा कर लिया, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तिब्बत, और आज वो उसको अपना पार्ट कहता है, जबकि ये है तिब्बती लोगों का। और तिब्बतियों के जो धर्मगुरु थे वो दलाई लामा जो हैं भी, वो 1959 में भारत में आकर के शरण लिए हुए हैं। तो भारत लोगों को शरण देने पर गर्व तो करता है। उनके अनुयायियों के लिए, जो दलाई लामा
और उनके अनुयायियों के लिए भारतीय राष्ट्र की जो सभी सीमाओं से पड़ोसी देशों के लोगों का प्रवेश भी हुआ और यही प्रक्रिया काफ़ी समय तक चली भी। दोस्तों, जो राज्यविहीन लोगों का सवाल है वह आज विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। राष्ट्रों की सीमाएं अभी भी युद्ध या राजनीतिक विवादों के जरिए पुनर्परिभाषित की जा रही हैं और ऐसे विवादों से घिरे लोगों के लिए इनके परिणाम घातक होते हैं। वे अपने घर, राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा गंवाते हैं और देशांतरण के लिए मजबूर होते हैं। क्या नागरिकता ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान बन सकती है? अगर नहीं, तो उन्हें आज किस तरह की वैकल्पिक पहचान दी जा सकती है? क्या हमें राष्ट्रीय नागरिकता से अधिक सच्ची विश्वसनीय पहचान को परखना और विकसित करना चाहिए? कभी कभी विश्व नागरिकता, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, उसकी भी धारणा की बात सुझाव में पेश की जाती है और इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, इस पे आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमने नागरिकता देखा और समान नागरिकता सभी देशों को मिलना चाहिए। राष्ट्र लोगों को, अपने देश में रहने वाले लोगों को नागरिकता देते हैं, लेकिन फिर एक सवाल उठता है अप्रवासियों का और जो शरणार्थी हैं उनको, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो उत्पीड़न झेल रहे लोग हैं या युद्ध की विभीषिका झेल रहे लोग हैं, वे एक शरणार्थी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी अपनी कोई निश्चित राजनीतिक राज्य या सीमा नहीं रह जाती है जहां उन्हें अपने विकास के अवसर प्राप्त हों। तो ऐसे समय में एक अवधारणा हमारे दिमाग में गूंजती है, विश्व नागरिकता, कि क्या विश्व नागरिकता जैसी भी चीज़ें होनी चाहिए। तो आइए थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे विश्व नागरिकता को। दोस्तों, आज हम ऐसे विश्व में रहते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है। संचार के इंटरनेट, टेलीविज़न और सेल फोन जैसे नए साधनों ने उन तरीकों में भारी बदलाव कर दिया जिनसे हम अपनी विश्व को समझते हैं। पहले विश्व के एक हिस्से की गतिविधियों को खबर अन्य हिस्सों तक पहुंचने में महीनों लग जाया करते थे, लेकिन संचार के नए तरीकों से विश्व के विभिन्न हिस्सों की हलचलों का हमारे तत्काल संपर्क के दायरे में ला दिया है। यानी कि अब जब इंटरनेट का युग आया, तब हम दुनिया की विभिन्न जो घटनाएं हैं उनको हम तुरंत समझ जाते हैं, जो दुनिया के एक हिस्से की सूचना दूसरे हिस्से में आराम से पहुंच आती है। दोस्तों, टेलीविजन के पर्दे पर विनाश और युद्ध होते देख सकते हैं। इससे विश्व के विभिन्न देशों में लोगों में साझे सरोकार और सहानुभूति विकसित होने में मदद मिली है। विश्व नागरिकता के समर्थक क्या कहते हैं, ये देख लीजिए। विश्व नागरिकता कहते हैं कि चाहे विश्व कुटुंब और वैश्विक समाज अभी विद्यमान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार लोग आज एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। वे कहेंगे कि एशिया की सुनामी या अन्य बड़ी दैवीय आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी हिस्सों से उमड़ा जो भावोद्गार है, विश्व समाज की उभार की ओर संकेत करता है। साथ ही दोस्तों, जो नागरिकता, जो विश्व नागरिकता के समर्थक हैं, वे मानते हैं कि हमें इस भावना को मजबूत करना चाहिए और विश्व नागरिकता की अवधारणा की दिशा में क्या करना चाहिए, सक्रिय कदम उठाना चाहिए। और राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा यह मानती है कि हमारी राष्ट्रसत्ता हमें वह सुरक्षा और अधिकार दे सकती है जिनकी हमें आज विश्व में गरिमा के साथ जीने के लिए ज़रूरत है। लेकिन राज्य सत्ताओं के समक्ष आज ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका मुकाबला वे अपने बल पर नहीं कर सकती। क्या इस परिस्थिति में राष्ट्रसत्ता द्वारा दिए गए व्यक्तिगत अधिकार लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हैं, और क्या मानव अधिकार और विश्व नागरिकता की अवधारणा की ओर बढ़ने का समय आ गया है? दोस्तों, विश्व नागरिकता की अवधारणा के आकर्षणों में से एक यह है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो सकता है जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, इसमें प्रवासी राज्यों के राज्यविहीन लोगों की समस्याओं का सर्वमान्य समाधान पाना आसान हो सकता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो विश्व नागरिकता के संबंध में जो बात की जा रही है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के आज जो लोग हैं वो इंटरनेट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, अब संचार के माध्यमों से दुनिया के एक हिस्से से के लोग दूसरे हिस्से से जुड़ाव तो महसूस करते ही हैं। तो ऐसे संदर्भ में जो राष्ट्रीय नागरिकता है उसको समाप्त करके कहीं न कहीं पूरे विश्व की नागरिकता की बात की जानी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, विश्व नागरिकता एक विचार है
लेकिन इस पे बहुत समस्याएं आनी हैं, इसमें बहुत चुनौतियां हैं। अगर विश्व नागरिकता की तरफ हम बढ़ते हैं तो आखिर सवाल ये भी उठेगा कि आखिर विश्व स्तर पर कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों के जो रहन सहन के अधिकार हैं समाज में, जो राजनीतिक नागरिकता द्वारा दी जाती है, राष्ट्र द्वारा दी जाती है, उसको कौन सुनिश्चित करेगा। अब आप कह सकते हैं कि यूएन जैसा संगठन जो है विश्व नागरिकता की पैरोकारी करे, या वो जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, लेकिन यूएन जैसे संगठनों में भी बहुत बड़ी खामियां हैं। वहाँ कुछ ही देशों का अपना चलता है, तो ऐसे संबंध में थोड़ा सा ये एक दूर की कौड़ी साबित हो रही है विश्व नागरिकता। फिलहाल एक अच्छी अवधारणा है और दुनिया के जो डिप्लेस्ड जो लोग हैं, जो कि किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत नहीं आते, उनके लिए एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ भविष्य में होता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है बात होगी। तो दोस्तों, आज जो है हमने अच्छे से चर्चा किया नागरिकता के संबंध में, और सार्वभौम नागरिकता, राष्ट्र और नागरिकता, और तमाम ऐसे एस्पेक्ट्स पे चर्चा की जो कि नागरिकता के संबंध में चर्चा किया जाना बहुत ज़रूरी था। अगर आपने अभी तक संविधान पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का पढ़ा होगा, किसी बुक पढ़ी होगी, तो आपने सिर्फ जो राष्ट्र द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं कि हाँ फला अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को ये अधिकार, इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये अधिकार, यही सब चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन आज आप परिचित हुए होंगे नागरिकता की एक ब्रॉड जो है अवधारणा से, एक गहरी समझ आपके अंदर कहीं ना कहीं आज के डिस्कशन से विकसित हुई होगी नागरिकता के संदर्भ में। तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग साथ में जुड़े रहिए, और आप लोग हौसला बढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छा काम करने का। तो दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, जहाँ पर आपके करंट अफेयर्स के लिए डेली जो है द हिंदू न्यूज़पेपर की जो हिंदी में आपके लिए न्यूज़ प्रोवाइड कराई जाती है, उसका जो लिंक है टेलीग्राम का, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसको जा कर के आप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ आप परस्पर जो है मिल करके लाभ उठा सकते हैं, और कुछ दिनों बाद उस पर क्विज़ भी आने वाले हैं, तो आप क्विज़ का भी लाभ उठा सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही, और अब हम आपसे मिलेंगे एनसीईआरटी की कोई और नई वीडियो के साथ, या फिर जो भी हमारा करंट अफेयर्स में अभी बजट सेशन हमारा चल ही रहा है, जो बजट श्रृंखला है हमारी, एक बहुत अच्छी श्रृंखला चल रही है और बहुत सक्सेसफुल है। अभी तक लोगों की जो प्रतिक्रिया है उसमें बड़ी पॉजिटिव आ रही है, तो उसको भी जो है हम कंटिन्यू किए हुए हैं। और जल्द ही दोस्तों हम जो करंट अफेयर्स साल भर का होता है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और तब तक दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को धार देते रहिए, और आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। और थैंक यू सो मच।